नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता दें, यूपी में तबादलों का दौर लगातार जारी है। 10 आईपीएस और 5 आईएएस के हुए तबादले। 15 दिन में बदले गए कन्नौज के एसपी। अनुपम सिंह को कन्नौज का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी में तबादलों का दौर लगातार जारी है। तबादला एक्सप्रेस एक बार फिर से यूपी में चल गई है, जिसके चलते 15 दिन में कन्नौज के एसपी को बदल दिया गया है। अब कन्नौज के नए एसपी होंगे अनुपम सिंह। कन्नौज के नए पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह को बनाया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर यूपी में तबादलों का दौर लगातार जारी है। इस बार फिर से तबादले हुए हैं और यूपी में ये जो तबादले हुए हैं, इससे सबसे ज्यादा कन्नौज के एसपी प्रभावित हुए हैं। 10 आईपीएस और 5 आईएएस के तबादले हुए हैं। विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि इस साल राष्ट्रपति चुनाव 2 व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि 2 विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। केवल एक पक्ष हमारे संविधान में निहित प्रावधानों और मूल्यों की रक्षा करना चाहता है। मैं सभी सांसदों और विधायकों से इस बार संविधान और उनकी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील करता हूं। राष्ट्रपति चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। हमारे देश के सामने विभिन्न क्षेत्रों में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है संविधान की रक्षा की। हमारा संविधान और संविधान के मूल्य आज खतरे में है और ये राष्ट्रपति चुनाव तय करेगा कि जिस 2 रास्ते पर देश खड़ा है उसमें कौन सा रास्ता हम चुनते हैं। तो एक तरह से राष्ट्रपति का चुनाव देश के भविष्य के चुनाव के साथ जुड़ गया है और इसीलिए मैं जितने इस चुनाव में वोटर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अगर वो वोट मुझे देते हैं, मुझे विजयी बनाते हैं, तो मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो अवश्य उठाऊंगा। इस चुनाव में जैसा कि आप अवगत हैं, पार्टियों की तरफ से कोई व्हिप जारी नहीं होता है और जो वोट है वो सीक्रेट है। इस व्यवस्था करने के पीछे जो संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य था वो यह था कि जितने भी एमपीज और एमएलएज हैं इस देश में, वो इस चुनाव में अपने विवेक का इस्तेमाल करें और जो उचित समझते हैं वही कदम उठाएं। मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि आज देश के भविष्य की लड़ाई हमारे सामने है। आज संविधान की रक्षा की लड़ाई हमारे सामने है। ये 2 व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है और इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपना मत मेरे पक्ष में दें और आपसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की पूरी तरह से। जब से स्वास्थ्य सेवा का जिम्मा खुद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लिया है, तब से लेकर अभी तक जाने कितने जिलों में स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो चुकी है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां उनके इस अभियान से स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों को कोई लेना देना ही नहीं और ना ही सुधरने का नाम ले रहे। ताजा मामला यूपी के जनपद बदायूं के थाना मूसा झाग क्षेत्र के ग्राम रूपपुर का है, जहां गांव में झोला छाप डॉक्टर पूरा क्लिनिक खोले धड़ल्ले से बिना जानकारी के इलाज कर रहे। आपको बता दें कि बदायूं के मूसा झाग थाना क्षेत्र के गांव रूपपुर में झोला छाप डॉक्टर बिना डिग्री, बिना मेडिकल लाइसेंस के डॉक्टर राजीव क्लिनिक चला रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण इलाके में झोला छाप डॉक्टरों का अच्छा खासा मकड़ जाल बिछा हुआ है और मरीजों से अच्छी खासी उगाही भी कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टरों के कारनामों से आए दिन जिले में घटनाएं होती रहती हैं।
कुछ समय पहले ही बदायूं के कस्बा वजीरगंज का मामला है, जहां पर झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई थी, लेकिन मामला शांत नहीं हो पाया और डॉक्टरों का मकड़जाल फैलता जा रहा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कानों में भनक तक नहीं लगी। अगर बात की जाए पूरे जिले की, तो बदायूं में ये एक ही गांव नहीं है जो क्लिनिक चल रहा है, बल्कि पूरे जनपद में झोला छाप डॉक्टरों की दुकानें खूब फल फूल रही हैं। और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं अमेठी से। बड़ी खबर, सड़क हादसे में पिता की मौत हो गई है, पुत्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुत्र को जो घायल हुआ है उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक में घुसती चली गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। कार में सवार पिता पुत्र घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने पिता को मृत घोषित कर दिया है। गंभीर रूप से घायल युवक को रेफर किया गया है, जहां पर उसका इलाज लगातार जारी है। अमेठी से बड़ी खबर है, जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी, जिसके बाद ये भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में पिता की मौत हो गई है, पुत्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। गंभीर पुत्र को घायल अवस्था में सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर घायल को रेफर किया गया है। खबर है, जहां प्रदेश सरकार की तरफ से जल संरक्षण के लिए चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना अमृत सरोवर के तहत तालाबों को मनरेगा के तहत साफ सफाई और सौंदर्यीकरण कराकर जल संरक्षण के लिए तैयार कराया जा रहा। मामला लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत डलमऊ ब्लॉक में स्थित रामपुर मजरे खरगपुर सौताना गांव का है, जहां ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव उर्फ कल्लू यादव की दबंगई से सारे कानून और नियमों को ताक में रखकर इस महत्वपूर्ण योजना को पलीता लगाया जा रहा। वहीं मनरेगा में काम करने वाले गरीब मजदूरों से तालाब की सफाई न कराकर उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन एक के बाद एक बड़े हादसे हो रहे। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सताव गांव के पास का है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने साइकिल ले जा रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद साइकिल सवार दूर जाकर गिर पड़ा। वहीं कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। घटना से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल साइकिल सवार युवक को, जिसकी उम्र 25 साल है, उसे जिला अस्पताल भिजवा दिया है, जहां उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। अगली खबर सोनभद्र से है। बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है। पत्थर की खदान में बड़ा हादसा हुआ है। रमेश वैश्य के खदान में यह हादसा हुआ है। एक मजदूर की मौत हुई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा। गंभीर घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल भेज दिया है, जहां पर उसका इलाज लगातार जारी है। सोनभद्र से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खदान में यह भीषण हादसा हो गया। रमेश वैश्य के खदान में यह हादसा हुआ है। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हुई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घायल अवस्था में उसे अस्पताल भेज दिया गया, जहां पर उसका इलाज लगातार जारी है। पुलिस छानबीन में जुटी है कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। सोनभद्र से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पत्थर की खदान में ये हादसा एक बार फिर से हुआ है, जहां पर एक मजदूर की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। रमेश वैश्य के खदान में यह हादसा हुआ है। रमेश वैश्य के खदान में यह हादसा हुआ है, जिसमें एक मजदूर की मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज लगातार जारी है। पुलिस छानबीन में जुट गई है
और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। बता दें आपको, सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र बिल्ली बमंग घवा पत्थर की खदान में झबलिंग के दौरान 2 मजदूर जद में आ गए, जिनके ऊपर पत्थर गिरने की वजह से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे मजदूर को गंभीर रूप से घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। वहीं इस मामले में एसडीएम राजेश सिंह ने बताया कि रविंदो स्टोन प्रोडक्ट पत्थर की खदान में काम करने के दौरान चट्टान गिरने से 2 मजदूर उसके जद में आ गए, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। वहीं जब इस मामले में एसडीएम से जानकारी लेने का प्रयास किया गया कि खदान पर पहले से 9 करोड़ की आरसी जारी है, ऐसे में खदान में कार्य कैसे चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि आरसी पर हाईकोर्ट से स्टे है, इसलिए वसूली की कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा मामले की जांच की जा रही है। आज दिन में दोपहर के बाद 2:30 बजे के लगभग रविंद्रा स्टोन में प्लास्टिक के बाद शबलिंग की कार्रवाई के दौरान रविंद्र कुमार पिंटू पुत्र देव नारायण गौड़ उम्र 31 वर्ष निवासी कनक की नीचे गिरने से मृत्यु हो गई है। दूसरे राम बहार पुत्र मुन्नू सिंह निवासी सलई बनवा ये घायल है, जिनका इलाज बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। आज दिन अमेठी से खबर है, जहां विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिससे चलते जमीन से मात्र 4 फीट ऊपर उठे हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक अर्जुन की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। बता दें कि मृतक युवक जलेबी की दुकान लगाकर परिवार का भरण पोषण करता था, तो वहीं कई बार शिकायतों के बावजूद विद्युत विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। राम मंदिर के लिए आमरण अनशन पर चर्चा में आए तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस दास समय समय पर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। बीते दिनों उन्होंने आगरा के ताजमहल में तेजो महालय बताकर के प्रवेश कर पूजा के लिए दबाव बनाया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में ताजमहल चर्चा का विषय रहा। तमाम रिट भी न्यायालय में दाखिल हुई। इसी तरह अब एक बार और चौंका देने वाला बड़ा बयान दिया है। उनका दावा है कि ज्योतिष और शास्त्र के अनुसार शास्त्रीय किताबों के अनुरूप 2025 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बयान देकर उन्होंने सबको चौंका दिया है, लेकिन दावा उनका यह है कि ये ज्योतिष के अनुसार कहा जा सकता है कि 2025 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर मुहिम चला रहे जगत गुरु परमहंस दास के बयान के बाद अब हलचल मच गई है। प्यारे देशवासियों, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ज्योतिष के आधार पर आज मैंने देखा कि 2025 तक भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा हो जाएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय। रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा। मंदिर निर्माण में बंसी पहाड़पुर के पिंकस्टोन से रामलला का भव्य मंदिर बनाया जा रहा। तो वहीं रामलला के मंदिर में गर्भगृह को लेकर 14 दरवाजे होंगे। अब इन दरवाजों को लगाए जाने के लिए मकराना, मार्बल, चौखट और बाजू बनाए जाएंगे, जिनकी नक्काशी मुस्लिम समाज के लोगों ने की है। ये चौखट बाजू राम जन्म कार्यशाला में आकर रख चुके हैं। अब मंदिर निर्माण के साथ इन्हीं चौखट बाजू से रामलला के मंदिर का गर्भगृह द्वार और 13 अन्य द्वार की चौखट बाजू बनाए जाएंगे। हालांकि इसके लिए लकड़ी का चयन भी कर लिया गया है। देखिए, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण में 3.5 लाख 4 लाख घन फुट पत्थर जो लगने हैं, उसके अलावा जो है जो दरवाजे बनेंगे, जो द्वार होंगे, उसमें जो है संगमरमर का पत्थर लगेगा और ये संगमरमर जो है मकराना से लाए जाएंगे और लाए गए हैं।
यहाँ पर जो है पूर्व में जब श्री राम जन्मभूमि न्यास के द्वारा नक्काशी कराई जा रही थी पत्थरों की, उस समय ही जो है मकराना से इन चौखट बाजू को लाकर रखा गया है, यहाँ पर उसकी नक्काशी की गई है। और वो चौखट बाजू जो 24 द्वार बनेंगे उसमें जो है इन चौखट बाजुओं का उपयोग होगा, इसको लगाया जाएगा। तो ये दूधिया कलर के संगमरमर के हैं, श्वेत हैं, और यह पत्थर जो है इसकी आयु भी है काफ़ी लंबी। मुझे लगता है कि 2000 वर्ष होगा इसकी आयु। और वैसे तो पिंक सैंड स्टोन की आयु जो है नापी गई लेबोरेटरी के अंदर कि 1000 वर्ष चलेगा। और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने फायरिंग कर दी। पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं। बता दें आपको, जहां पर आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने फायरिंग की जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक पुलिस का सिपाही और 2 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने अवैध गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस टीम ने प्रेस स्टिकर लगी वैन में 350 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से असम के रहने वाले 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गहमर थाना क्षेत्र के कर्मनाशा पुलिस पर चेकिंग के दौरान गांजा की ये बड़ी खेप पकड़ी गई है। तस्कर अवैध गांजा से भरी वैन बिहार से यूपी की सीमा में ला रहे थे। प्रेस स्टिकर लगी ये वैन जिसमें गांजा बरामद हुआ है, उसमें प्रेस आईडी कार्ड, मीडिया माइक भी मिला है। जबकि पकड़े गए बदमाशों के पास से 1 तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। अपराध और अपराध नियंत्रण के लिए थानावार टीमों का गठन किया जा रहा है। डेली बेसिस पे चेकिंग के आदेश भी दिए जाते हैं। कल एक सटीक सूचना पे, मुखबिर द्वारा एक प्राप्त सूचना पे जो वहाँ के प्रभारी थाना अध्यक्ष है और एसओजी टीम, इनको लगाया गया था। एक गाड़ी को बैरिकेडिंग डाल के रोका गया। टाटा जेनॉन, लोगों को बाहर उतरने के लिए कहा गया था। गाड़ी के ऊपर प्रेस नाम का एक जो स्टिकर है वो चिपकाया गया था। कुछ माइक्स नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ करके वहाँ पे इनकी गाड़ी से बरामद हुए थे। इनका मकसद ये हो सकता है कि प्रेस का देख के किसी भी प्रकार की चेकिंग जो है वो ना हो या छोड़ी जाए गाड़ी। और इस गाड़ी से जब चेकिंग सघनतापूर्वक की गई तो 33 बंडल इसमें गांजे के जो है वो पाए गए थे। एफएसएल इसको भेजा जाएगा और इसकी अनुमानित कीमत जो है लगभग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 350 किलोग्राम की लगभग 30 लाख रुपए के करीब इसकी कीमत है। जो हरियाणा नंबर प्लेट की गाड़ी ये लोग यूज़ कर रहे थे, नंबर प्लेट फर्जी है और इसके लिए इनके ऊपर 467, 68, 71 और 419-20 की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया। अपराध और अपराध नियंत्रण के लिए थानावार टीमों का गठन किया जा रहा है। डेली बेसिस पे चेकिंग के आदेश भी दिए जाते हैं। कल एक सटीक हज यात्रियों का पहला जत्था लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा, जिसको रिसीव करने के लिए खुद हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा मौजूद रहे। साथ में दारुल उलूम के प्रवक्ता सुफियान निजामी भी एयरपोर्ट पर हज से वापस आए लोगों का स्वागत करने के लिए मौजूद रहे। हज पर लौटे लोगों का स्वागत करने पहुंचे दारुल उलूम के प्रवक्ता सुफियान निजामी ने कहा कि जो लोग आज हज से वापस आए हैं उनसे दुआ कराना मुल्क की तरक्की के लिए, सूबे की तरक्की के लिए और शहर की तरक्की के लिए हम सब के लिए लाजमी है और उन सब का स्वागत किया गया है। जो इंतजाम किए गए थे उस इंतजाम को लेकर सभी हाजी बहुत खुश है। वापस आए हैं, जो आजमीन गए थे आज हाजी के रूप में वापस हुए हैं और उन सब के हज को अल्लाह ईश्वर ने कबूल किया और हम सब के लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि हमने बहुत एहतमाम और इंतज़ाम के साथ में तमाम आज़मीन को भेजा था यहाँ से। वो आज हज करके वापस हाजी की शक्ल में वापस आए हैं, हाजी के रूप में वापस आए हैं
अब उनकी दुआओं के हम तलबगार हैं कि वो अपने लिए और अपने वतन के लोगों के लिए तरक्की के लिए दुआ करें। और ऐसे ही ये सिलसिला हमेशा इत्तेहाद और भाईचारे का जो एक माहौल और जो हम सब के लिए एक हज का मौका होता है, वो बार बार सरकार इस तरह से उनके साथ में खड़ी रहेगी और वो भी सरकार के लिए दुआ भी करेंगे। और हमारा मानना है कि सभी को नहीं, देखिए हाजियों का आज पहला जत्था लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचा है और इसको रिसीव करने राज्य हज समिति के चेयरमैन जनाब मोहसिन रज़ा साहब, मैं और तमाम हज कमेटी के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। जाहिर है कि एक बाबरकत सफ़र से जो लोग वापस आए हैं उनसे दुआ कराना और उनसे दुआ के लिए कहना मुल्क की तरक्की के लिए, सूबे की तरक्की के लिए और शहर की तरक्की के लिए, ये भी हम सब के लिए लाजमी है। तो यहाँ पर उन सब का इस्तकबाल किया गया और वो सब बहुत बेहद खुश हैं जो इंतजामात किए गए उन तमाम। हरदोई शहर के मोहल्ला आजाद नगर में ऑटो रिक्शा चालक की मौत के मामले में मृतक की मां ने मृतक की पत्नी और मृतक की एक बेटी और मृतक के 2 सालों के विरुद्ध शहर कोतवाली में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके 2 सालों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि पचदेवरा थाना इलाके के मैकपुर गांव निवासी योगेंद्र सिंह, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, वो अपनी पत्नी सविता के साथ मरई थाना हरियाणा के साथ शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला आजाद नगर में किराए के मकान में रहते थे। इनकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी से इनके 3 संतानें हैं, वहीं दूसरी पत्नी से भी इनको 3 बच्चे हुए। ये शहर में ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में इनके घर में पड़ा मिला। मृतक के पिता सुभाष सिंह ने बताया कि उनके बेटे की पत्नी ने उन्हें फोन करके बताया कि वो बाजार से सामान लेकर आए थे और खाना खाकर उनकी मौत हो गई। कोतवाली शहर के मोहल्ले आजाद नगर में किराए के मकान में जोगिंदर सिंह सन ऑफ सुभाष सिंह रहते थे, जिनकी संदिग्ध हालत में डेड बॉडी मिली थी, जिस पर उनके पिताजी द्वारा तहरीर दी गई थी कि मेरे बेटे की हत्या की गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांस रुकने से उनकी मौत हुई है। उनकी पत्नी और 2 सालों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो सांस रुकने से ही मौत हुई है, तो हत्या ही प्रतीत हो। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस की नाक के नीचे एक बड़ा बवाल हो गया और पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी रही। कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में मारपीट हो गई। पेट्रोल पंप पर दोनों गुटों का आमना सामना हुआ। झगड़े में कई लोग घायल हो गए, लेकिन पुलिस पूरे मामले से बेखबर रही। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश को लेकर यह विवाद हुआ। दबंगों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा बाईपास पर बने पेट्रोल पंप पर यह पूरा मामला हुआ और पुलिस मूक दर्शक बनी, सब कुछ देखती रही और कोई कार्रवाई नहीं की। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।